हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड पेपर भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो प्लीज़ अब से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 ठोस, जिसका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए पहला प्रश्न में है, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छी तरह से मार्क करके याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, किसी तरह से भी करके आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालन होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा करके दिया गया है, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। आप लोग प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा ताकि आपको उत्तर देने में आसानी हो। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे चौथा दिया गया है प्रश्न, फ्रेंकल दोष एवं साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए दोस्तों, आप लोग फ्रेंकल दोष और साटकी दोष को तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये लगभग आप लोगों के बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें से 1 नंबर में 2 नंबर में हमेशा आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 5वां में दिया गया है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजित ठोस को परिभाषित कीजिए। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, किसी तरह से भी आप लोग करके इसको रटिएगा, रट करके चाहे समझ करके जैसे भी हो सके आपसे अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट से बेस्ट बना लीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए 6वां में हमारा प्रश्न दिया गया है, साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद या श्वेत के स्थान पर कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर होता है जब कोई शुद्ध नमक होता है उसके बीच में जब ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब ये कभी कभी पीला दिखाई देने लगता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आद्य एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका को समझाइए। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मैंने सभी आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाया है। अगर इन्हीं सभी प्रश्नों को आप लोग क्लियर तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये बोर्ड पेपर में ऐसे प्रश्न जरूर फंस जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। हाँ तो दोस्तों, ये रहे आप लोगों के सामने दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए और इनकी सीमाएं भी लिखिए। तो दोस्तों इनके नियम को आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर इनकी जो भी सीमाएं हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 2-3 लाइन का परिभाषा होती है, तो ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में 2 नंबर में आता है। इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेदन कीजिए। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, समपरासी विलयन किसे कहते हैं। समपरासी विलयन किसे कहते हैं, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 5वां में दिया गया है, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये प्रयोग है। अब देखिए यहाँ पे 6वां में दिया गया है, आप लोगों को मोल अंश, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित कीजिए। तो ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग इसकी परिभाषा के साथ साथ सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसके जो भी सूत्र हैं आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के बोर्ड पेपर में इस पर अगर सवाल भी आता है तो आप लोग उसको भी क्लियर कर सकें। आप देखिए यहाँ पे 7वां मैंने प्रश्न लिया है, बर्कले तथा हार्टले विधि द्वारा किसी तनु विलयन के परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आप लोगों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना भी होता है नंबर वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका ये तैयार हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के प्रयोग में दिया रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब तीसरे चैप्टर पे। हाँ तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने तीसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है दूसरा प्रश्न, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। इसकी 2 लाइन की परिभाषा है, आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये समझने वाली बात है, इसको आप लोग समझ करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, कांपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर वायु क्या होता है।
यहाँ पे दिया गया है तीसरा प्रश्न करके, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के 2 नंबर में। अब देखिए आइए चलते हैं 5वें सवाल पे। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न दिया गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां में दिया गया है, लवण विलयनों से धातुओं के विस्थापन की व्याख्या कीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। तो दोस्तों आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी, तो उसमें से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 8वां दिया गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 3 नंबर में पूछा जाता है, और ये भी प्रयोग है, इसमें 1 नंबर में भी सवाल बनते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा, क्योंकि कोलराउस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन कोटि की गणना कीजिए या किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसको तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड पेपर में आएगा तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड की व्याख्या कीजिए। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि इससे अब अगर आप लोगों के बोर्ड पेपर में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में जो भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे। हाँ तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने 11वां प्रश्न। तो देखिए इसमें दिया गया है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटियों को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब दिया गया है 12वां, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोगों से पूछेगा तो ये 4 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों से 3 नंबर में, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 3 या 4 नंबर कितना होता है, बुध से तालाब आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 13वां में दिया गया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में प्रश्न अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। और देखिए इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक चैप्टर और भी क्लियर हो जाता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 14वां सवाल दिया गया है, 14वां प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए, किसी विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आप लोगों के सामने तीसरे चैप्टर के ये 14 महत्वपूर्ण। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड पेपर में पेपर देने जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती रहे। तो दोस्तों 2 मिनट का टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों के लिए वीडियो कैसी है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।